मित्रों नमस्कार। गई 22 दिसंबर 2024 को रविवार को रतलाम में व्यंग्य लेखकों का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। जलसे का पूरा नाम था ज्ञान चतुर्वेदी राष्ट्रीय व्यंग्य सम्मान समारोह। ये इस सम्मान समारोह का 8वां वर्ष था। ये सामान्यतः अब तक महानगरों में होता हुआ है, बड़े बड़े शहरों में होता है, लेकिन हमारे रतलाम के प्रिय और रतलाम की पहचान बनते जा रहे व्यंग्यकार, गजलकार, कहानीकार, कवि आशीष दशोत्तर की पहल पे ये जलसा इस बार रतलाम में हुआ। देश के प्रमुख व्यंग्यकारों ने इस जलसे में भाग लिया और अपने अपने व्यंग्य निबंधों का पाठ भी किया। और जिनके नाम पर ये सम्मान दिया जाता है वे देश के शीर्षस्थ व्यंग्यकार, सबसे बड़े व्यंग्यकार भारत के आज के वक्त के पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, जो भोपाल में निवास करते हैं, इस समारोह के प्रमुख अतिथि भी थे। और उन्हीं के हाथों सारे सम्मानित लोगों को ये अलंकरण प्रदान किया गया। आज उन्हीं का जो इस समारोह में उन्होंने जो अपना उद्बोधन दिया था, वो उद्बोधन आपको सुनाने जा रहा हूँ। और पाठकों रचनाकारों के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि देश के शीर्षस्थ व्यंग्यकार का उद्बोधन का दस्तावेजीकरण कर दिया जाए, तो ये उनका एक दस्तावेज की तरह भी लिया जाएगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे रचनाकारों को या रचनाकारों पर और व्यंग्य पर अध्ययन करने वालों को ये वीडियो शायद के काम में होगा। और ये वीडियो सुनकर आप समझ सकेंगे कि आपने जिन प्रिय रचनाकारों को आप बहुत चाव से पढ़ते हैं, वो किस मनोदशा से गुजरकर अपनी बातें आपके सामने पेश करते हैं। सुनिए डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और मेरी इस कोशिश को ताकत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी। गालिब का शेर है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा शेर। मेरे को तो बहुत मतलब जब जब उसे पढ़ता भी हूँ तो रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। वो जब कहते हैं कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर निमकश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर निमकश की, वो खलिश कहाँ होती है जो जिगर के पार होता। वो तीर जो जिगर को पार करके निकल गया वो बेकार है। वो तीर जो आपके दिल को चूक गया वो बेकार है। वो तीर जो दिल में जाके अटक गया वो रचनात्मकता है। बात पूछ रहे थे कोई रचनात्मकता की। वो तीर कुछ भी हो सकता है। वो प्रेम के और लेके बात नहीं कर रहे। गालिब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जीवन में कोई चीज जो आपके दिल में उतर जाए, किसी की जो बहुत बात कही है, 2 बार कही आशीष ने, लड़कों के लिए नहीं कहा कि एक सुंदर चेहरा आ गया उन्होंने 2 बार दोनों अनीता के लिए भी कहा और इनके लिए भी कहा, सारिका के लिए, ये 2 चेहरे अब बहुत सुंदर सुंदर आ गए हैं, तो अब उनको हम बुला रहे हैं। तो कोई चेहरा आपके दिल में समा जाए, किसी की बात, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई, जिसे आप कहते हैं ना कि वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजी होगी गान, आह से उपजा होगा गान। जो उन्होंने क्रौचबद्ध देखा वो दृश्य, बहुतों ने क्रौचबद्ध देखा, जिसने क्रौच को मारा उसने भी देखा तो सबने, वो दृश्य सबके लिए उपलब्ध था। पर किसके दिल में जाके गड़ गया, निकल गया, वो भी गया। मैंने देखा, वो निकल गया और गया, वो कहीं रहा नहीं, रजिस्टर नहीं रहा। पर जो जाके अटक गया मेरे दिल में और वो अटका रहा अगर, तो वो रचना बनेगी। मेरा कहना ये है कि आपको कोई चीज अगर हॉन्ट करती है और आपके पीछे लग जाती है, वो जब देखिए, बहुत अच्छा शेर है दुष्यंत का कि चट्टानों से जब निकला तो छाप रह गई पैरों की। बहुत ही बढ़िया शेर है। चट्टानों से जब निकला तो छाप रह गई पैरों की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से निकला। आपने वो बोझ उठाया क्या, और आपने साथ में यात्रा की। बोझ उठा के गालियां देने लग गए, बैठ गए, वो बैठना हो गया, और चिढ़ गए, कुछ यहाँ वहां की बातें करने लग गए, तीर गया और आप तड़पने लगे केवल, और तड़प के मर भी गए। वो नहीं, आपने उसको कितने इसे हम कहते हैं आपके अनुभव को रचनात्मकता में तब्दील करने की कला। वो आप में है कि नहीं? कुछ तो होती है, कुछ आपको लगातार
उस दर्द को महसूस करके आइए, दर्द को महसूस तो करिए आप उस चीज को देखिए। तो दुष्यंत कहते हैं कि सोचो ये जो कविता तुम आज पढ़ रहे हो मेरी, जब मैं कहता हूं कि उन्होंने दूसरी बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। मैं जो रोज भुगतता हूं, जिसमें रोज आनंद लेता हूं, जिसमें रोज परेशान होता हूं, जो चीज मुझे तिलमिलाती है रोज, मैं उसकी गजल आपको सुना रहा हूं। ये कोई किसी और चीज की नहीं है, जो मैं जिससे गुजरा, जिसे आप कहते हैं ना कि आपकी अंदर आपने जो समझा, जो सहा, उसको कैसे क्रिएटिविटी में तब्दील करना, वही आर्ट है। और पहली आर्ट है कि उस चीज को समझना, उसको महसूस करना, वो तो पहली चीज है ना यार। अगर वही चीज नहीं हुई तो आगे क्या होगा? आपको वो चीज उस तरह बेचैन करती है क्या? कोई भी चीज बेचैन करती है। कहीं बहुत बढ़िया आपकी रचना मैंने पढ़ी थी अभी, द्विवेदी जी, जो आपने लिखी थी, किसी घर जाते हैं और वो तकिया खिसक गया क्या। मेरी पत्नी ऐसी है, तो मुझे बहुत पकड़ी थी वो रचना, क्योंकि कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है तो पहले सबसे पहले चिंता होती है, जाएगा तो ये कुछ बहुत गड़बड़ तो नहीं कर जाएगा। हाँ, ये क्योंकि वो आदमी नईम जी आते थे, नईम जी आके हमारे घर में वो आलती पालती मार के बैठते थे उस पर सोफे पे। तो मेरी पत्नी बेचैन होती रहती थी, कुछ नहीं कर रहे बेचारे, तुम्हारा सोफा नहीं तोड़ जाएंगे, है ना, वो कुछ नहीं कर जाएंगे। और उनको लगता है कि नहीं यार, ये बेसिक बैठने का एटिकेट नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, इस तरह बैठा जाता है क्या जो इसे बैठ रहे हैं। नईम जी बहुत उनको प्यार करते थे, नईम जी के लिए बेटी जैसी थी, वो नईम जी को बहुत आदर करती थी। पर इतना नहीं था बाप बेटी का संबंध कि नईम जी से कह सके कि पैर नीचे करो जरा ये तुम गलत ढंग से बैठे हो। तो ये आपने जो उस दिन लिखी थी तो मेरे शशि पढ़ा है, मैं शशि कहा देखो यार, ये तुम्हारी बात मैंने उसे नहीं कही है, पर ऐसे तुम्हारे जैसे और लोग भी हैं और मेरे जैसे और लोग भी हैं जो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपकी वो रचना बहुत बढ़िया थी। तो छोटे छोटे मोमेंट पकड़ना और वो फिर कहीं अटके रहना। और ये कोई एक घटना पर या एक व्यक्ति पर आपने नहीं लिखी होगी, कई बार कई लोगों को देख के आप, एक बड़ी रचना वही होती है जहां आप कैरिकेचर नहीं कर रहे किसी का। आपने एक किसी जैसे आप के स्वांग के मैंने बहुत पात्र बनाए, उसमें किसी एक पात्र को कोई एक कह दे मेरे को ये मेरा पात्र, तो गलत हो। वो बहुत सारे, बहुत जिंदगी में आपने दसों मिलके आपको एक कैरेक्टर मिला, उस कैरेक्टर में फिर आपकी कल्पना जोड़ के आपने एक पात्र क्रिएट किया जिसमें कभी वो आ जाता है, कभी वो आ जाता है, कभी वो आ जाता है, और ऐसे करके आप एक रचना बनाते हैं। तो सबसे बड़ी शर्त वो है जो मैंने पहली बात कही, और वो गालिब का शेर मुझे लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रिएटिविटी के लिए, कि आपको वो तीरे नीमकश आपके जिगर के पार ना हो जाए, आपके जिगर में रहे, उसे आप पाल सकते हैं क्या? उसे कोई घाव पाल सकते हैं? घाव को पालना नहीं है, घाव को तो आमतौर पर हम चाहेंगे जितनी जल्दी पुर जाए, खत्म हो जाए, भूल जाए, पर उसकी टीस को आप पाल सकते हैं क्या? क्योंकि वो टीस आपको बड़ा बनाएंगे, वो टीस आपको ज्यादा सेंसिटिव बनाएगी। हर चीज संवेदना है और कुछ भी नहीं है। बड़े से बड़े आप में संवेदना रहती है कि नहीं रहती, या फिर शुरू से थी कि नहीं? आप संवेदना, वो अब परंपरा की बात आई थी कहीं बीच में, कि हम परंपरा, परसाई की परंपरा, और एक सबसे बड़ी परंपरा सारे साहित्य की परंपरा है कि आप में कितनी संवेदना है मानव मन के लिए, मानव जाति के लिए, घटनाओं के लिए, दुखी के लिए। और आपको, हम तो ये कहेंगे दुखी आदमी नहीं, परम सुखी के लिए भी आपकी संवेदना होना चाहिए कि साला देखो कितना परम सुखी बैठा हुआ है, इसके बाद दुनिया में और कुछ करने को नहीं, इतनी जल्दी संतुष्ट हो गया। आप कहाँ जाके संतुष्ट होते हो? तो जो बहुत छोटे में संतुष्ट हो गया, जो मालूम पड़ा कि पैसा बहुत कमाने में संतुष्ट है, तो कितनी छोटी बात में संतुष्ट हो गया। उसने क्या पाया है यार? कुछ पैसा मिल गया, तो तुमने मुझसे क्या एक्स्ट्रा कुछ खा लिया? तुमने वही 2 रोटी खाई, तुमने वही मकान रहा। मुझसे कोई कहते थे कि अब तो डॉक्टर साहब रिटायर भी हो गए, अब तो पैसा वैसा बहुत मिल गया और आपने कमाया भी, प्रैक्टिस चलती, बड़ी कार खरीदी ना। तो मैंने उससे एक बात पूछी कि यार बड़ी कार मुझे जहां मुझे जाना है वहीं ले जाएगी या कहीं और बड़ी जगह ले जाएगी? अगर मुझे जाना ही है, मुझे यहाँ से जाना है और घर से निकल के अस्पताल जाना है या मार्केट जाना है, तो बड़ी कार में बैठूं तो भी वहीं पहुंचूंगा और छोटी कार में बैठूं तो भी वहीं पहुंचूंगा।
तो क्या चीज है जो तुम्हें, अगर बड़ी कार में बैठ के मुझे संतुष्टि मिलती है तो मैं बहुत, संतोष का मैंने पैरामीटर बहुत छोटा कर रखा है, मुझे इसमें संतोष मिलेगा। जब तक कोई पुरस्कार, कोई सम्मान, मैं लेखक के तौर पे कहूं, अगर आपको कुछ भी चीज संतोष देती है तो कहीं आप अपने आप को टोटली कुछ गड़बड़ हो रही है। संतोष तो देना ही नहीं चाहिए। मेरी उपन्यासों की बहुत कई बार आ जाता है नया संस्करण छप गया, फिर से आ गया आपका, किसी का 14वां संस्करण, किसी का 18वां संस्करण, हिंदी में कठिन है, बट बाकी तो अंग्रेजी में आपका अनुवाद हो गया। अभी एक किताब का अनुवाद प्रभु जोशी मेरे मित्र थे, उनके बेटे ने किया, पागलखाना का, वो अभी इंदौर में कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। आप तो संतोष देता है क्या, या आप उसको भूल के आगे बढ़ते हो? एक फिल्म लिख दी आपने, फिल्म देखी मैंने, बहुत बढ़िया बनी, उन्होंने दिखाया बम्बई में, क्या ये आपको ये लगता है कि बस बहुत बढ़िया हो गया? वहां पर कहीं भी बात, जैसे आपने कही ना कि यात्रा मेरी आज से शुरू होती, तो यात्रा आपकी हर नई चीज से, वो कहीं भी यात्रा का अंत है नहीं। मैं तो सोचता ही नहीं हूँ। मैं एक बड़ी अच्छी वो डेफिनेशन पढ़ रहा था उसकी, कि आप यंग तब तक है जब तक आप कल के लिए प्लान करते। तो मैं तो 73 ईयर का हो गया और मैं तो अगले 3 साल का प्लान कर रखा है क्या लिखना है। उससे पहले मर गए तो गड़बड़ा गए, है ना। और 3 साल बाद पहले से मैं 3 साल का और प्लान कर रखूंगा। ये एक तरीका है शायद कि मुझे जिंदा रखे और जीवित, मतलब वो जीवित रहने का आनंद ही वो है कि अगर आप बैठ के मृत्यु का इंतजार करेंगे, कब 73 ईयर के हो गए, हिंदुस्तान में शायद अब आज एवरेज एज जो है वो 78 है या 75 है, तो हम कायदे से एवरेज पे जाएं। वैसे हमने अपने आप को हमेशा एबव एवरेज माना तो हम मानते हैं कि नहीं यार, उम्र के मामले में आप एबव एवरेज होंगे, ऊपर जाएंगे, ऐसी क्या बात है। पर जब तक आप हैं तो आपके कुछ प्लान तो बने होना चाहिए। ये बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। मैंने एक अभी एक तानाशाह की प्रेम कथा खत्म की, तो मैंने अगला उपन्यास शुरू किया, और मैं आपको यहाँ पहली बार ही कहीं किसी को बता रहा हूँ, मेरे 350 पेज का मैंने डायरी में एक उपन्यास का करीब ढांचा लिख डाला, जो मेरा अगला उपन्यास होना है, जो मैं 350 पेज में चैप्टर्स वगैरह के और कैरेक्टर्स वो सब मिला के, सीन्स कुछ मिला के लिख डाले, और अभी उसके एंड के आसपास स्ट्रगल कर रहा हूँ कि इसको कैसे, कहाँ खत्म करूँगा, कहाँ जाएगा ये। फिर मैं उसे उस पर कंप्यूटर पे लिखना शुरू करूँगा। पर मैंने उसके पहला ड्राफ्ट जिसे कहेंगे वो कर डाला। तो अगला वो है, अंजनी चौहान वाला एक उपन्यास मेरा अधूरा छूट गया था, एक वो किताब है। एक मैं अपनी प्रेम कहानियों को एडिट कर रहा हूँ, वो है। एक और किताब को एडिट कर रहा हूँ, वो है। तो आपके पास काम है, मतलब आप जब सुबह दोपहर में बैठते हो तो बैठते हो लिखने के लिए, कि आप रोज सुबह जब आप हॉस्पिटल से आते हो तो आप लिखने बैठते हो। और आपने एक पूछा था कि किसी ने पूछा, मैंने कहीं लिखा शायद मुझे, कि विषय, हाँ आशीष ने पूछा कि आपके विषय तो आते हैं और लिखने, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात दिमाग में, क्या यार, वाह यार, लिखेंगे तो मजा आ जाएगा। और जब आप लिखने बैठे तो वो बात नहीं आई, लिखा तो फिर लगा यार ये तो चीज नहीं थी जो मैंने सोची थी। और यही है जो मुक्तिबोध का कला के 3 क्षण जो बोलते हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कला के 3 पल है। पहला वो पल है जब वो आपके दिमाग में आता है कोई विषय, और वो विषय कैसे आता है, वो तीर नीमकश से आता है कि कोई विषय आपके पीछे लग गया, आपने सोचा और आपको वो हॉन्ट करने लगा। जो विषय आज आया और कल हम तलाश रहे हैं, क्या सोचा था यार, तो वो तो फिर विषय शायद था नहीं, कोई चीज आपके पीछे लग गई अगर, तो वही तीर निमकश है कि आपको अटक गया ये विषय। तो पहला पल है, आप उसके साथ थोड़ी देर जीने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए वो कितना वो है। पहले क्षण के साथ जब आप जीते हो तो दूसरा क्षण वो है जो आपने बात की, उसे लिखना। वो दूसरा पल बहुत लंबा हो सकता है कि आपने लिखा और लिख के पढ़ा और आप संतुष्ट नहीं हुए, ये अभी आप दूसरी क्षण में आपने फिर लिखा, फिर लिखा और फिर लिखा और फिर लिखा। आप उसे बार बार पढ़ते रहे, बार बार लिखते रहे। बिल्कुल जरूरी नहीं कि हम दोबारा पूरा लिखते हैं, हम लाइनें तब्दील कर देते हैं, हम ये लिखते हैं कि यार ये तो हम कह दिए, इसको काटते हैं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा उपन्यास हो, मैं जानता हूं, मैंने स्वांग मेरा बड़ा उपन्यास है, वो करीब 350, पता नहीं 370 पेज है शायद, उसको मैंने 13-14 बार लिखा, और मैंने करीब करीब आमूल चूल कई बार लिखा, पूरा चैप्टर ही दोबारा लिख डाला
लिखते हुए देखा कि नहीं यार वो बात नहीं आ रही जो दिमाग में थी, जो पहले पल में था वो दूसरे पल में नहीं आया। तो पहला क्षण को जब हम दूसरे क्षण में तब्दील कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा, दूसरा क्षण बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अनसेटिस्फाइड तीसरे पल में पहुंचे। अगर जब आप तीसरा क्षण कला का, ये मुक्तिबोध का कहना मेरी बात नहीं, मैंने जैसा मुक्तिबोध की बात को समझा मैं उसकी बात कह रहा हूं कि मुक्तिबोध जब कह रहे हैं कि कला का तीसरा क्षण जब आप पकड़ लेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने, हाँ यार ये वही है। कला का तीसरा क्षण जो पहला क्षण है उसका एग्जैक्ट प्रतिबिंब है। जो मैंने सोचा था वो तीसरे पल में दिख गया मेरे को, जो यही तो मैं कहना चाहता था वो ये आ गया, इधर आ गया, ये मैंने सोचा था यहां आ गया। तो आपकी रचना मुकम्मल हो गई, आपने वो कंप्लीट रचना लिख दी। उससे पहले आप ही थक गए, आप ही जल्दी में थे, आपको लगता था इस विषय में कोई और बीच में लिख डालेगा। तुम अगर तीसरे पल की रचना में भेजोगे तो झक मार के संपादक वो दोबारा छापेगा चाहे उस विषय पे छाप चुका हो, तो आपकी बात ही अलग होगी। जो पहले बार जल्दबाजी में किसी ने लिख के भेजी और चूंकि वो करंट अफेयर था तो छप गया, तो उससे कोई बात नहीं बनती। आप जो लिखोगे वो कंप्लीट होगा। तो आप कला के तीनों पलों से गुजरने को तैयार हैं कि नहीं, उसे आप तपस्या कह लें, पर हमारे पास भटकाव बहुत है। मुझे मेरी रचना बहुत दिनों से आई नहीं किसी की नज़र में, और एक किसी ने बोल भी दिया कि यार तुम्हारा तो बहुत दिनों से कुछ दिखा नहीं, कुछ आया नहीं। तो हमें लगता है यार हम तो कहीं पीछे रह गए क्या। तो हमें जो आधी अधूरी अध कच्ची चीज को आपकी माँ भी आपके सामने परोस दे तो बच्चा ना खाए, तो आप उस माँ की तरह हैं जो अध कच्ची चीज बच्चे के सामने परोस रही हो, और नाराज बच्चे से हो रहे हैं, नाराज पाठक से हो रहे हैं कि यार वो पढ़ते नहीं, आजकल पढ़ना ही नहीं, बंद हो गया, लोग ध्यान ही नहीं देते। क्यों नहीं पढ़ते? ये जब ये बात कर रहे हैं कि राजकमल के सामने में लाइन लगा के किताब खरीदने वाले लोगों की भीड़ भी है, अगर है तो ये कहना कि पढ़ने वाले, मैं तो मानता हूँ कि जब से बहुत लोगों की शिकायत है व्हाट्सएप से, फेसबुक से, कह रहे साहब तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई पढ़ते नहीं, आजकल तो लोग इसी में लगे रहते हैं। मेरी किताबों की बिक्री उसके बाद कई गुनी बढ़ गई, और मेरे पास ऐसे, और ये आजकल के बच्चे तो पढ़ते ही नहीं सर, ये IIT में ही लगे रहते हैं, कैरियर में ओरिएंटेड है। बिल्कुल नहीं, गलत है। मेरा अपना अनुभव बिल्कुल इसके विरुद्ध है। मेरे पास जितने इंटरेक्ट यंग बच्चे करते हैं मेरी उपन्यासों पे, रचनाओं पे, जितने आपसे फोन पर बात करते हैं, मिलने आ जाते हैं, हम ही हैं जरा बदतमीज किस्म के, हम मिलते नहीं हैं लोगों से, क्यों हमें लगता है कि हम उसे कहीं स्वार्थी भी हैं, कि हमें लगता है इससे, मैं बहुतों को, मैं यहाँ ये अपना रहस्य उजागर भी कर सकता हूँ कि मेरे से कोई कहे कि सर मैं भोपाल आया हूँ, मिलने आया हूँ, तो मैं उसे कोई बहाना मार देता हूँ आमतौर पर। मैं कहता हूँ नहीं यार आज कुछ ऐसा है, आज कुछ वैसा है, आज तो लड़की के पास जाना है, बिटिया का देखना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार ये मेरे मन में जो चल रहा है, दोपहर में लिखना है मेरे को। अब ये स्वार्थ को परमार्थ भी कह सकते हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं तो हमें लगता है चलो यार लिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे मिलेंगे बात करेंगे, तो हम कहते हैं यार फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं, शायद आमने सामने मिलना का समय उस तरह बनेगा नहीं। बहुत कम है कभी कि मैं कहीं किसी को कहूँ कि हाँ चलो अच्छा मैं मिलते हैं। और ये बात बहुत लंबे समय से मेरे बैच के जो बहुत क्लोज दोस्त हैं, 60-70 लोगों का बैच होता था डॉक्टरी में मेरा, और अभी हम एक कुछ वो एनुअल करते रहते हैं बीच में मिलने की, तो मैं हमेशा उनके 4-5 दिन का होता, मैं एक दिन के लिए जाया करता था, पर वो उसको सम्मान देते थे कि नहीं यार तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम इतने के लिए आ गए। इस बार पहली बार मैंने कहा मैं 4 दिन के लिए पूरा आ रहा है यार, 4 दिन अपन मिलते हैं, तो उन्हें लगा कि यार क्या बात, तुम क्या बिल्कुल खत्म हो गया अब तुम्हारा कोई काम नहीं बचा, तुम कैसे आ रहे हो 4 दिन के लिए। पर मुझे लगता है कि आप समय का सदुपयोग, बहुत अच्छा लगता है गप मारना, किसको मजा नहीं आता बैठ के गाना बजाना। बैठ के एक जमाने में दारू पीते, तब तो दारू बंद कर दी, कभी बैठ जाते थे तो आप थोड़ा बहुत पी लेते थे। अब हमेशा दारू पीने को अवॉइड करने के लिए आप कह देते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं तो एक पेग पीऊंगा तो उलट दूंगा, यही गंदगी हो जाएगी, मैं नहीं पी पाऊंगा, नहीं पियेंगे तो आप समझिए, आप जीवन में तो समझिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आप इतने विनकार बैठे हो और इतने लोग लिख रहे हैं और लिखने के लिए वो है। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है,
परंपरा है, परसाई की परंपरा है, शरद जी की परंपरा है, उससे आगे जैसा कहा गया था, कविता ने अपनी उस परंपरा को आगे बढ़ाया, कहानी ने आगे बढ़ाया, उपन्यासों में बढ़ रही है। तो ये, और उसको छोड़ के बढ़ रही है कविता की परंपरा में, कहीं बहुत मीरा से लेके और गालिब तक, गालिब से लेके मीरा ले लें आप, हमारे हिंदी में आएंगे तो निराला जी ले लें आप, मुक्तिबोध पे आ जाए, उसके बाद के आप उस परंपरा का बोझ मत उठाइए। वो बोझ नहीं, वो आपको गाइडलाइन है, वो आपको एक प्रकाश है जिसके प्रकाश में आपको आगे की राह दिख रही है। हम वो हैं जो अपनी कार में, वो ओशो ने कहीं लिखा हुआ कि हम वो हैं जो अपनी कार में पीछे की तरफ हेडलाइट लगाए हुए हैं। व्यंग वालों ने तो पीछे की हेडलाइट, आगे की तो तोड़ ही दी, थोड़ी बहुत लाइट थी वो भी नहीं है सारी, उनका बस चले तो उसमें आगे वाली गियर भी चेंज कर दे केवल हम पीछे जाएंगे। तो ये अगर आपकी सोच है तो आप व्यंग में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपना राह, आपकी जो आप पढ़ रहे हो वो प्रकाशित कर रहा है आपकी राह, राह आपको आगे खुद बनानी है, देखनी है, तलाशनी है, बनानी है, क्या वो आपके ऊपर है। तो आप परंपरा का बोझ मत लेके चलिए। आपको 21वीं सदी के साहित्य की चुनौतियां 20वीं सदी के साहित्य से अलग होंगी ही। ये विषय कभी थे ही नहीं। आज जो आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, आज जो संसद में हो रहा है, इसको आप सोचते थे ये वाले जो झगड़े इस तरह के धक्का मुक्की में गिरा दिया तो हत्या का केस लगा देंगे कि आपने अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की? ये बचकानापन जो आप देख रहे हो आपकी राष्ट्रीय राजनीति में, बड़े लोग जिन्हें बड़ा लोग कहते हैं, जिनको आपने प्रतिनिधि बना के भेजा है, उनका व्यवहार आप जब देखते हो तो ये घटनाएं, जो मैं वो कहता हूं ना कि जो परसाई के जमाने में जो चीजें परसाई ने फैंटेसी में लिखी, परसाई का एक है हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने जो बिहार के चुनाव में जो बातें कही हैं वो मजाक में कही हैं और बड़े फैंटेसी, उस जमाने में फैंटेसी थी, अरे ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा, पर ऐसा बोले कोई, तो अब वो फैंटेसी तो रियलिटी हो गई। आज ऐसा ही बोल रहे हैं, आज ऐसे ही बोल रहे हैं। और जब आप आज ऐसा बोल रहे हैं तो अब आप कैसे व्यंग करोगे? वो तो खुद ही व्यंग की भाषा बोल रहे हैं। जो व्यंग में आप मजा लेके बोलते थे वो तो उसके लिए यथार्थ हो गया। तो आज का यथार्थ फैंटेसी से बहुत बाहर जा चुका। अब आप इसको अगर लिखोगे तो आपकी बहुत बड़ी चुनौती है। ये व्यंग वैसा नहीं लिखा जा सकता। अब व्यंग 20वीं सदी के उन औजारों से नहीं क्रिएट हो सकता। उन औजारों को अलग ढंग से पैना करने की जरूरत है। अपने कुछ औजार खुद क्रिएट करने की भी जरूरत है। आपके सामने एक बड़ी चुनौती, आप वो वाला काम कर सकते। अखबार में छपना, एक किताब छप जाना, 4 किताब छप जाना, विमोचन हो जाना, पुरस्कार मिल जाना, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अंततः पुरस्कार बहुत सारे मतलब पुरस्कार यूं ही पड़े रहते, कम इधर होते होते और हो जाएंगे, 4 और हो जाएंगे। फिर आपकी पत्नी कहेगी ये क्या पड़ा रहता है कबाड़ तुम्हारा, जरा इसको ठीक से लगाओ। तो फिर आप कहते हैं अरे एक मतलब मुझे अपने बारे में कहने में शर्म आती, पर ऐसे कोई सम्मान पत्र बहुत सारे, उसका मेरी पत्नी ने एक बोरा टाइप बना के उसके अंदर बंद कर रख दिया। इसको ना तो फेंक सकते ना लगा सकते, क्या करें, घर में इतनी जगह नहीं है। तो आप के लिए उतनी महत्व नहीं, महत्व है आपने क्या लिखा, वो कहाँ कहाँ रह गया पाठक के मन में। कौन से लोग हैं जो कभी आपस में बात करते हैं तो आपके किसी चरित्र की बात करते कि यार वो तो गुच्चन जैसा है। मेरे एक इंग्लैंड से एक लड़का था, डॉक्टर क्या नाम है, मुस्लिम है, उसने मुझे एक बार भोपाल आया तो उसने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने उसे वही सब सुनाया कि यार बड़ा व्यस्त है वो, सर मैं लंदन से आया हूँ और आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मैंने भोपाल मेडिकल कॉलेज से किया है और मैं पिछले 10 साल से इंग्लैंड में हूँ और इस बार मैं वहाँ पे वाइफ को बोल के आऊँ, इस बार मैं सर से मिल के आऊँ, मेरी वाइफ भी आपकी बड़ी प्रशंसक है। फिर मैंने कहा तुम फिर आओ मिलते हैं। तो उसने कहा सर मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि मैं 10 साल पहले जब निकला तब ये 12मासी आपके आई थी, तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो guchan.com है। तो मैंने आपका पात्र जो गुच्चन थे उसका, उसके पर अपनी ईमेल आईडी बना रखी है। तो जब आपको ऐसा कोई पात्र कहते हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम बातचीत में 12मासी के बहुत पात्रों की घर में ही कि वो छुट्टन जैसे हैं, वो गुच्चन जैसे हैं। तो आपको वो कैसे क्रिएट होते हैं पात्र, वो वाली बात वही चीज है। वही तीसरे पल को अगर नहीं पकड़ेंगे, चरित्र में भी तीसरे पल को नहीं पकड़ेंगे,
कि वो चरित्र आ गया क्या जैसा मैंने सोचा था, कि यार ये आदमी ऐसा है और ऐसा आ गया तो मजा आ गया। तो आपको वहां तक पहुंचना है। और ये 21वीं सदी में बहुत नई चुनौती, विषय इसलिए बहुत नए हो सकते हैं, विषय एकदम नए हो सकते हैं, बहुत अलग। आज का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, आज के एडमिनिस्ट्रेशन की चालाकियां अलग है। अब आप आज का ये जो न्यायालय है वो अलग है, उस न्यायालय की चुनौतियां अलग है, उसमें जो न्याय व्यवस्था है उसकी चुनौतियां अलग है, कि कितना तो नाटक है और कितना सच है। क्या है कि हम झूठ और सच की बात आई थी, आप जो लिख रहे हैं वो वास्तव में कहीं झूठ की चपेटे में आप खुद तो नहीं है, कि किसी झूठ के को सच साबित करने वालों के गिरोह में आप भी शामिल हो। तो ऐसा है हमारे, हम कहीं बैठकर एक आज की व्यंग लेखन में तो बहुत सारा आ गया कि हम कहीं ना कहीं थोड़े से एक जो धर्म के और संप्रदाय के जो विचार जो चल रहे हैं हम उनको जस्टिफाई करने लगते हैं उसमें बैठ के। तो हम कहाँ अलग हैं और कहाँ समझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं कहता कि आप हिंदूवाद गलत है कि मुस्लिम्स गलत हैं कि कौन है, आप कौन हैं, आप कैसे समझ रहे हो बातों को, ये तो समझिए। आप साइड लेने से पहले समझिए तो कहाँ गलत हो रहा है। तो झूठ और मल्टीनेशनल कंपनियां अधिक प्यार देते हैं कि अब जो दुनिया चल रही है, आपका जो देश चल रहा है, आपका देश, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़े बड़े बयान देते हैं राष्ट्रीयता के, वो सब मल्टीनेशनल कंपनी के बिके हुए लोग हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां डिसाइड कर रही हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, आपका फलाना मंत्री कौन होगा। जब खदान वाले तय करते हैं कि खान मंत्री किसको बनाया जाए, क्योंकि यार इसको मत बना देना, सब इंटरफेयर करेगा, ये तय है, सबको पता है कि वो जो मंत्री, वन मंत्री वो है जो पेड़ काटने में कहीं बाधाएं नहीं पहुंचाए, उसको वन मंत्री बनाया जाएगा। और ऐसा है, वो लोग तय करते हैं। और ये जब तक आपका लेखन उसकी जड़ तक नहीं पहुंचता, आप वन मंत्री पर प्रहार करते हैं, आप मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हैं, आप प्रधानमंत्री पर प्रहार करते हैं, आप उसके पीछे जो ताकतें हैं जो प्रधानमंत्री से ऐसा करवा रही हैं, जो मुख्यमंत्री से ऐसा करवा रही हैं, आप उन तक पहुंचे, लेखन वो है। आप उन फोर्सेस को पहचानते हैं कि नहीं, और वही चीज है। तो इसीलिए आज 21वीं सदी में चीजें ज्यादा चालाक हो गई, बहुत समय कठिन है। बुद्ध ने कहा था यू कैन नॉट एंटर द सेम रिवर ट्वाइस, आप उसी नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते, क्योंकि उसी बीच नदी बदल जाती है, पानी बह जाता है। अब जो अगला कदम आप रख रहे हो वो तो पानी अलग है, वो नदी वो नहीं बची, नदी अलग हो गई, कोई और ही नदी है जिसमें आप पैर रख रहे हैं। तो आप, पर हम तो उससे और आगे जाते हैं कि नदी भी बदल जाती है, आप भी बदल जाते। आप एक पल जो पहले थे, जो कल थे, वो आज आप नहीं है। शारीरिक तौर पर, मन के तौर पर आपने कुछ सीखा, आप कुछ बने, कुछ आप बिगड़े, आप अलग हैं। तो दुनिया बहुत बदल रही है। समय की नदी में उतरना, समय धीरे धीरे बदलता था, समय आप इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है कि लगभग बाढ़ जैसी है। कल जो चीज थी आज नहीं है, कल यहाँ बिल्डिंग थी आज गायब है, आज वहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बन गई। आप किसी को जो पुराना आता था रतलाम, जब उसे बोलते हैं और वहां से मुड़ जाना, वहां पे वो वाली फलानी दुकान थी ना, अब आप नहीं कह सकते कि वहां फलानी दुकान थी। वहां जाने क्या बन गया, कौन सा शोरूम, कौन सा बड़ा सा मॉल आके खड़ा हो गया, कौन सी सड़क चौड़ी हो गई, किस जगह पुराने नेहरू जी की जो मूर्ति लगी हुई थी कब उसको निकलवा दिया गया और नई मूर्ति लगा दी गई, क्योंकि आज की राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से नेहरू जी जो अनकंफर्टेबल हो गए, तो उनको कैसे हटाया जाए। तो ये सब चीजें, अब वो पुराने सब बदल गए। तो और मुसीबत है कि हर दिन बदल रहा है। कल वो जो नया आएगा उसे बेशर्मी के तौर पे वो इस मूर्ति को हटा के फिर अपनी मूर्ति लगा सकता है, कोई भी कर सकता है। तो मूर्तियों की राजनीति, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और पूरी दुनिया दो ही लोगों की चंगुल में है, मल्टीनेशनल कंपनी जो चाहती है वो, और मार्केट। अल्टीमेटली मल्टीनेशनल कंपनीज भी मार्केट के उसमें। हम लोग कहते हैं कि कोई दवाइयों की कंपनी इतनी बड़ी है अमेरिका में कि वो गवर्नमेंट तय करती है, छोटे उन लोगों का, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इन सब की गवर्नमेंट कौन तय करेगी। हो सकता है कोई बड़ी कंपनी तय कर रही हो कि आप क्या कर रहे हो। तो बहुत कठिन है इन लोगों से, पर इनको समझो। तो आपका काम ये है कि
उन ताकतों की बात तो करो अपने व्यंग में। हम व्यंग में एक छोटे पटवारी पर आक्रमण कर, पटवारी एक बड़े लिंग का हिस्सा है, बहुत बड़ा। तो ये अराजकता कहाँ से शुरू हो रही है, उसकी गंगोत्री कहाँ है? उस अराजकता की गंगोत्री तक आपका लेखन पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? उस गंगोत्री के बिना आप नीचे की नाली पर व्यंग बैठ के लिख रहे हो कि वो पानी यहां तक आया, वो नाली से पहले कहां से गुजरा है, उसको आप देखते हो कि नहीं? तो वो 21वीं सदी के व्यंग के सामने ये बड़ी चुनौतियां हैं जिनको कि आपको समझना है, और इसीलिए बहुत पढ़ना पड़ता है। पढ़ना इसलिए पड़ता है, आप परसाई को पढ़ें तो परसाई को उस समय की दुनिया को समझने के लिए, और व्यंग कैसे लिखा जाना चाहिए उसको समझने के लिए परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, शिजाज। पर आज की दुनिया को समझने के लिए आपको आज की कहानियां, आज की कविताएं, आज का अखबार, आज की जो वैचारिक किताबें हैं, इनको जब तक आप नहीं पढ़ोगे, विचार कभी पुराने नहीं होते, हर पुराना विचार लौट लौट के आता है। तो आप जब तक वैचारिक ही नहीं पढ़ेंगे, विवेकानंद कभी खत्म नहीं होंगे। विवेकानंद जो लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कैसे खत्म हो जाए? विवेकानंद तो हमेशा जेन्युइनली वो हमेशा रहेंगे। तो आपको सोचना है, तो विचार को देखिए, पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। बहुत अनीता बैठी है सामने, मैंने इनको कहा भी था उस समय, शायद इंदौर में लेते आप, मैंने कहा बहुत अच्छा लिख रहे हो पर बहुत जल्दी कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक तड़प है। ये तड़प ये जैसे उसने उनके वक्तव्य में तड़प आई कि मैंने बहुत समय खराब किया। मैं मतलब जब मैं अपनी विधा, आदमी अपनी विधा तलाशता है। हमने भी कविता लिखी, फिर शायरी भी लिखी, हमने जासूसी उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी, पर हमने बस जल्दबाजी में कर लिया सारा काम। और बाई द टाइम मेडिकल कॉलेज में पहुंचे तो हमें समझ में आ गया कि यार हम तो व्यंग के लिए बने। अब ये आपको लगा कि अब मैं व्यंग के लिए बनी हूँ और मैं व्यंग लिखूंगा, बहुत अच्छा व्यंग लिखूंगा डेफिनेटली। आपका भाषा है, चीज़ों को पकड़े, और आप एक मुकेश के पास है वो चीज़, बहुत बड़ी अवसर। गांव, हम तो बैठ के यहाँ गांव का दूर से कुछ बोल सकते हैं। हमारा गांव वो है जो हम बस से निकलते हुए, ट्रेन के आजकल तो एसी में चलते हैं, तो एसी में से क्या दिखता है? एसी में से तो आप पहले और साफ ग्लास ही नहीं है, एक कांच वाले एक कलर्ड ग्लास से आप दुनिया को देख रहे हैं, तो रंगीन अंदर हरा हरा सूझता है है ना? तो हमें तो हरा हरा सूझता है सब जगह देख के, और हरे कांचों में से दुनिया हरी दिखती है। पर आप जो वहां बैठ के विषय आप ढूंढ सकते हैं। मंडलेकर साहब, अभी बात हो रही थी अगले उपन्यास की मंडलेकर सर से, तो मैंने पूछा आप क्या लिख रहे हो उपन्यास का, तो उन्होंने बोला कि उनके जो रेलवे के मजदूर हैं उनसे बात करके। अब ये अपॉर्चुनिटी केवल आपके पास है, हर एक के पास नहीं। मैं चाहूँ तो भी, मैं अभी साधुओं पे लिखने बैठा, अगला उपन्यास का विषय साधु है। तो मेरी बड़ी परेशानी थी, मैं बहुत दिनों से साधुओं से मिला नहीं, कुछ नहीं किया हुआ है, तो मैं तो बंद कर दूं? क्यों ऐसे आता है कोई सामने से तो ये बोलने आता है सर क्षमा, हो गया, बात हो गई तो हाँ नहीं बस, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो, तो मैंने साधुओं को समझने के लिए अभी 6-7 दिन बुंदेलखंड में घूमा, ताकि पुरानी जड़ें कुछ ताजा हो जाएं। साधुओं से मिला, अपने कुछ रिश्तेदारों पकड़ा, पुरानी मठिया वठिया पे गया, बैठा साधुओं के साथ, उनसे पूछा, और जो भी जलवा खींच दिया, वो कुछ पत्रकारों ने वहाँ पे, वो ये बड़े लेखक हैं इनको आप बताइए, तो बहुत सारे, तो बहुत मजा आया। और आपको पुराना एकदम से लगा कि हाँ यार लिखा जा सकता है इसको, तो आप लिखिए। और लिखने के लिए पहले होमवर्क करिए और तीसरे पल तक पहुंचने की कोशिश करिए हर रचना में। बड़ी रचना में नहीं कह रहा हूँ, छोटी रचना भी लिखो, तो तुमने जो सोचा था वहां तक पहुंच गए तो पहुंच गए आपके। तो रोटियां ठंडी हो रही हैं तो मैं यहाँ बंद करूँगा, और ज़्यादा टाइम ले लिया, पर मैं सोचता हूँ हाँ मैंने बोला था, फिर यार ठीक है, मैं आधे घंटे बोला था, मैं आधे घंटे। थैंक यू, धन्यवाद।